हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जॉइंट्स। तो आज के हम वीडियो में कवर करेंगे जॉइंट्स जो हमारे एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें सारे जॉइंट नहीं पढ़ने हैं, जो जॉइंट हमको पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम वही इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जॉइंट का क्लासिफिकेशन समझेंगे। देखो, जॉइंट्स को मेनली दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरली और दूसरा फंक्शनली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमको पता लगता है, पहले मैं जॉइंट का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अब फाइब्रस क्या होता है? जो डेंस कनेक्टिव फाइबर से बना होता है। किससे? डेंस कनेक्टिव फाइबर से बना होता है। ठीक है, ये यूजुअली कैसे होते हैं? बहुत कम मूवमेंट वाले होते हैं, मतलब यूजुअली लो मूवमेंट। ठीक है, मतलब इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल होते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे आते हैं कार्टिलेज। कौन से? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? ये भी बहुत स्लाइट मूवमेंट हो सकती है, लिमिटेड मूवमेंट, स्लाइट या लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, कार्टिलेज जो है। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, साइनोवियल। कौन सा? साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट कैसे होते हैं भाई? जिनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड, श्लेष्म धरा कला। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। इनमें क्या होता है? फ्री मूवमेंट होती है, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट होती है, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चरली तीन टाइप का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें फंक्शनली, ठीक है, तो फंक्शनली आप इसी को समझ सकते हो कि ये तीन जो टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें जो सबसे पहले ऊपर वाले थे तो इनको बोला हमने कैसा? इमूवेबल, फिर स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो ये इनका कैसा फंक्शनली क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना, ये साइनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल है, इनमें कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स के जो टाइप है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप में सबसे पहला जो टाइप है वो है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो वॉल एंड सॉकेट क्या होता है भाई? ये ग्रिडल है, उसमें सॉकेट की तरह बॉल और सॉकेट फंसा हुआ है, जैसे क्या? शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये वॉल है। दूसरा होता है हिंज जॉइंट। कैसा? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं? जो मैक्सिमम जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। जैसे डूर का हिंज होता है ना, डूर का हिंज, जैसे जो दरवाजा होता है वो एक साइड हिंज हो रखा होता है, वैसे जॉइंट। जैसे एल्बो जॉइंट, इसमें क्या आ गया? एल्बो, नी, एल्बो, नी, ये सारे कौन से हो गए? हमारे हिंज जॉइंट हो गए। तीसरा है हमारा पाइवोट जॉइंट। कौन सा? पिवोट या पाइवोट जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हेड होता है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर है कॉन्डालॉइड जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट, एक समझ लो, सैडल समझ लो, बस कॉन्डालॉइड मत समझो, सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट क्या होता है जी? सैडल जॉइंट होता है जैसे बाई एक्सियल, मतलब दोनों साइड से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे थंब का जॉइंट हो गया, थंब का। ठीक है, फिर है प्लेन, प्लेन जॉइंट। ठीक है, इसमें कौन सा है? जैसे ये हमारे आ जाएंगे इंटरकार्पल जॉइंट, कार्पल के एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, प्लेन जॉइंट में आता है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें हल्की ग्लाइडिंग हुई, स्लाइडिंग हुई, मतलब फिसलन हो, फिसल की वजह से मूवमेंट हो, फिसलन की वजह से मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं प्लेन जॉइंट। तो ये हमारे जॉइंट का क्लासिफिकेशन था। अब हमको क्या क्या जॉइंट्स पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो जॉइंट रहने वाला है वो है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जॉइंट आर साइड वेयर टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज आर्टिकुलेट। तो जॉइंट क्या होता है? जहां बोन और कार्टिलेज एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं। फ्री मूवमेंट अकर एट द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट पे क्या होती है? फ्री मूवमेंट अकर होती है, मतलब अभी मैंने बताया था साइनोवियल जॉइंट ही मैक्सिमम फ्रीली मूवेबल होते हैं। शोल्डर जॉइंट इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? शोल्डर जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट का कौन सा टाइप है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट गेट्स एक्सेसिव मोबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो भाई जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी कम स्टेबिलिटी, सिंस बोथ आर नॉट फीजिबल टू द सेम डिग्री। कैरिंग एंगल इन रिलेशन टू द एल्बो जॉइंट इज इन फैसिलिटेट कैरिंग ऑब्जेक्ट लाइक बकेट विदाउट हिटिंग द पेल्विस। ठीक है, तो कैरिंग एंगल होता है जिसकी वजह से हम, हाँ, बकेट वगैरह को उठा पाते हैं, किसमें? एल्बो जॉइंट में। अब इसमें क्या है? हम सबसे पहले
स्टार्ट करते हैं अपना स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो स्टर्नोक्लेविकुलर मतलब स्टर्नम, ठीक है, और क्लेविकल के बीच का जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट, पहली बात। It is a compound joint and there are three elements taking part in it, namely the medial end of clavicle and the clavicular notch of manubrium sterni। manubrium sterni क्या होता है? स्टर्नम का सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं manubrium sterni। मीडियल पार्ट ऑफ किसका हो गया? क्लेविकल, ठीक है। एंड द अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये तीनों आके ज्वाइंट हो गए। क्या क्या? सबसे पहले क्लेविकल का मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद मैनुब्रियम स्टर्नाई और हमारा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये तीन पार्ट यहाँ पर अटैच हो गए, ठीक है। सुपीरियर मीडियल इंफीरियर लेटरल बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, तो किसकी वजह से? इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क की वजह से। आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ क्लेविकल इज कवर्ड विद द फाइब्रो कार्टिलेज, द सरफेस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड एंड स्लाइटली कॉन्केव फ्रॉम फ्रंट टू बैक। एक्सटर्नल सरफेस इज स्मॉलर देन द क्लेविकुलर सरफेस, मतलब एक्सटर्नल जो एंड होता है, एक्सटर्नल सरफेस होती है वो छोटी होती है किससे? क्लेविकुलर सरफेस। इट हैज ए रेसिप्रोकल कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, मतलब रेसिप्रोकल होता है, एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉन्केव होगा। बिकॉज ऑफ द कॉन्केवो कॉन्वेक्स शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस द जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सैडल जॉइंट। तो ये साइनोवियल जॉइंट का कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट। कैप्सुलर लिगामेंट इज अटैच्ड लेटरली टू द मार्जिन ऑफ क्लेविकुलर आर्टिकुलर सरफेस एंड मीडियली टू द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टर्नम एंड द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो क्या बन रहा होता है यहाँ? कैप्सुलर कार्टिलेज बन रहा होता है इन तीनों को कवर करने के लिए, ठीक है। It is strong anteriorly and posteriorly where it constitute the anterior and posterior sternoclavicular ligament। यहाँ sternoclavicular ligament होता है। However, the main bond of union of the joint is the articular disc। तो articular disc की वजह से ही रुके हुए होते हैं। तो इसमें हमको यही पढ़ना है क्या क्या होता है। sternoclavicular joint रहा, ठीक है। यहाँ हमारी कंप्लीट आर्टिकुलर डिस्क होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से लिगामेंट होते हैं? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। बस यही याद रखना है, इतना हो गया, ये मोर देन इनफ है इसमें, ठीक है। मेन जॉइंट हमारा कौन सा है? शोल्डर जॉइंट, ठीक है, तो उसको लिखना। दूसरा जॉइंट होता है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। कैसा? प्लेन साइनोवियल जॉइंट फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ स्मॉल फेसेट प्रेजेंट लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आगे अटैच हो रहा है, साथ में कौन आगे हो रहा है? क्लेविकल का लेटरल एंड, ठीक है। Facet are covered by fibrocartilage। Fibrocartilage से facet covered होते हैं। The cavity of the joint is subdivided by articular disc which may have perforation in it। मतलब इसमें भी articulation disc होती है, देखो ये रहा articulation disc, और इसमें क्या होते हैं? perforation होते हैं, ठीक है। perforation। Bones are held together by a fibrous capsule and by a articulation disc। तो क्या होता है? fibrous capsule से bones एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आर्टिकुलेशन डिस्क जो होती है बीच में। हाउएवर द मेन बॉन्ड ऑफ यूनियन बिटवीन द स्कैपुला एंड द क्लेविकल इज द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट डिस्क्राइब्ड बिलो। तो मेन जो लिगामेंट है जो इनको जोड़ के रखता है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट को, उसका नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा दो जॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट पढ़ते हैं। शोल्डर जॉइंट हम पूरा पढ़ेंगे, उन दोनों की तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शोल्डर जॉइंट इज द साइनोवियल जॉइंट। तो भाई साइनोवियल जॉइंट है इसलिए कैसा है? मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। किस टाइप का? बॉल एंड सॉकेट टाइप का, ठीक है। तो वॉल किस में होती है? बॉल होती है हमारी ह्यूमरस में, और सॉकेट किस में होता है? ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में। द आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट एंड बर्सा रिलेटेड टू दिस इंपोर्टेंट जॉइंट आर एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या है। जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अभी मैंने बताया कौन कौन? ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, हेड ऑफ ह्यूमरस, इन दोनों के बीच जॉइंट में। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ग्लिनोह्यूमेरल आर्टिकुलेशन। कौन कौन जुड़ रहा है? ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और एक एंड ऑफ ह्यूमरस, मतलब हाँ, तो दोनों को मिला के बोला ग्लिनोह्यूमेरल आर्टिकुलेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा structurally it is a weak joint because the glenoid cavity is too small and swallow the whole and head of the humerus। weak joint होता है क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी बहुत छोटी सी होती है और स्कैपुला का हेड बहुत बड़ा सा होता है, इस वजह से दिस इज अ वीक जॉइंट।
द हेड इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी, मतलब हेड जो होता है ये हेड 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है। However, this arrangement permit the great mobility, stability of joint is maintained by the following factor। तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन क्यों हो पा रही है जब इतना छोटी जगह में, सॉकेट इतना छोटा, बॉल इतनी बड़ी है, तो कैसे मेंटेन हो? तो इसमें कौन कौन हेल्प करता है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन कौन हेल्प करता है, ठीक है। कोरेको एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो सबसे पहले बनता है कोरेको एक्रोमियल आर्च, मस्कुलो टेंडिनोसस कफ, ग्लेनोइड लेब्रम, ठीक है। ये तीन चीजें मेंटेन कर रही होती हैं किसको, स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट को। ग्लेनोइड लेब्रम help in the depending of glenoid fossa, stability is also provided by the muscle attaching the humerus to the pectoral girdle and long head of the bicep brachii and the long head of tricep brachii, atmospheric pressure also stabilize the joint। long head of bicep brachii and tricep brachii, atmospheric pressure, ये सब एक ग्लेनोइड लेब्रम की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर है लिगामेंट, लिगामेंट कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कैप्सुलर लिगामेंट, पहला है कैप्सुलर लिगामेंट, इट इज वेरी लूज एंड परमिट फ्री मूवमेंट इन द लीस्ट सपोर्टेड इंफीरियरली वेयर द डिसलोकेशन आर कॉमन। तो जिस पॉइंट पर डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन है उस पॉइंट पर होता है कैप्सुलर लिगामेंट। सच अ डिसलोकेशन में डैमेज द क्लोजली रिलेटेड एक्सिलरी नर्व, अगर डिसलोकेशन होता है तो जो एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। मीडियली द कैप्सूल इज अटैच्ड टू द स्कैपुला एंड लेटरली अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक थी, सर्जिकल नेक थी, मॉर्फोलॉजिकल नेक थी, वो आप ह्यूमरस की वीडियो में देख लेना एक बार। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो मीडियली किससे अटैच है, स्कैपुला से, ठीक है, और लेटरली किससे अटैच है, एनाटॉमिकल नेट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एंटीरियरली द कैप्सूल इज रीइंफोर्स्ड बाय सप्लीमेंटल बैंड्स कॉल्ड द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट। तो एंटीरियरली जो कैप्सूल होता है वो कुछ बैंड से कनेक्टेड होता है जो उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्रीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। फिर है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, सबसे पहले कौन सा था, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ टिक करते रहो, पहला लिगामेंट, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, तीसरा ट्रांसवर्स लिगामेंट, और चौथा ग्लीनोइड लेब्रम, ठीक है। आगे समझ। उसके बाद है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रूफ ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस। अब कोरेको ह्यूमरल मतलब कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में जो लिगामेंट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, इट ब्रिज द अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में जो हमारी बाइसिपिटल ग्रूव होती थी, यहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव, वहां पर ये हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है। टेंडम ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई पास डीप टू द लिगामेंट। फिर है द ग्लिनोइड लेब्रम, it is a fibrocartilaginous rim which cover the margin of glenoid cavity, thus increase the depth of the cavity, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डेप्थ ऑफ द कैविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चार लिगामेंट हमको याद रखने हैं, कौन कौन से, सबसे पहले है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लिनोइड लेब्रम, ठीक है। ये आप याद रखते हो तो क्या है, उसकी सपोर्ट किस वजह से वो रुका हुआ है, स्टेबिलिटी किस वजह से, वो बताते हैं। अब कौन कौन सी वर्सा है, वर्सा मतलब हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड की पाउचेस, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी वर्सा है जो इस जॉइंट को सपोर्ट कर रही है, सब एक्रोमियल वर्सा, ठीक है, सब एक्रोमियल, सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, ये तीन मेनली है, किससे, कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, ठीक है। तो ये तीन वर्सा के नाम याद रखने, कौन कौन सी, सब एक्रोमियल वर्सा, सब स्कैपुलरिस वर्सा और इंफ्रास्पाइनेटस वर्सा, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। तो ये हमारा रहा रिलेशन, नहीं ये सब, ठीक है। अब इसकी हमें ब्लड सप्लाई याद रखनी है, ब्लड सप्लाई क्या क्या है। तो ब्लड सप्लाई में हमारे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सुप्रा स्कैपुलर वेसल और सब स्कैपुलर वेसल। नर्व सप्लाई में एक्सिलरी नर्व याद रहेगी आपको, मस्कुलो टेंडिनोसस नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अब आता है मूवमेंट, मूवमेंट आपको देखो ये मैक्सिमम मूवमेंट कराता है, हाथ हमारा ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में जाता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन मतलब गोल घुमाना, ठीक है, हाथ को हम गोल घुमा सकते हैं एक रेडियस में पर्टिकुलर में, ठीक है। तो ये हमारे मूवमेंट हमको याद रखने, नाम याद रखने, बस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन,
मीडियल लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। तो ये हमारे जॉइंट्स किसके, शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट रहे। ठीक है, तो ये डायग्राम में बताया गया, ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लिनिकल। क्लेविकल में बी डिसलोकेटेड एट आइदर ऑफ इट्स एंड, एट द मीडियल एंड इट इज यूजुअली डिसलोकेट फॉरवर्ड। मतलब मीडियली एंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेन बॉन्ड ऑफ द यूनियन बिटवीन द क्लेविकल एंड द मेनोब्रियम इज आर्टिकुलर डिस्क। तो क्लेविकल और इसके मेनोब्रियम के बीच में अभी मैंने बताया था एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट में, है ना, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में, कि दोनों के बीच में आर्टिकुलेशन डिस्क होती है। ठीक है, clavicle dislocate upward acromyoclavicular joint because the clavicle override the acromion process। मतलब एक्रोमियम प्रोसेस को ओवरराइड कर रही होती है क्लेविकल, इसलिए यहाँ डिसलोकेशन चांस ज्यादा होते हैं। बेट ऑफ लिम्ब इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्कैपुला टू द क्लेविकल थ्रू द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड फ्रॉम द क्लेविकल टू द स्टर्नम थ्रू द स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, फ्रैक्चर भी हो सकता है क्लेविकल भी, यूजुअली फ्रैक्चर बिटवीन दीज टू लिगामेंट। ठीक है, तो ये बस इतना ही याद रखना है। हाँ, shoulder tip pain, irritation on the peritoneum underlying diaphragm from the surrounding pathology cause referred pain in the shoulder। तो पेरिटोनियम में पैथोलॉजी होने पर रेफर्ड पेन हो सकता है शोल्डर में। ठीक है, ये एक याद रखना है, रेफर्ड पेन इन द फ्रेनिक नर्व कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द पेरिटोनियम। तो किसकी वजह से, फ्रेनिक नर्व जो होती है पेरिटोनियम से इम्पल्स लेके आती है और शोल्डर में ये पेन कॉज कर सकती है। कौन सा पेन, रेफर्ड पेन। Shoulder joint most commonly approached surgically from the front. However, the aspiration, the needle may be introduced either anteriorly through the deltopectoral triangle। तो deltopectoral triangle ये होता है, deltopectoral triangle। ठीक है, ये deltopectoral triangle में ये बताया गया। बस, तो ये ज़्यादा नहीं, इतना डिटेल में नहीं। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट था। शोल्डर जॉइंट में आपको यही ध्यान रखना है कि शोल्डर जॉइंट, पहली बात, बॉल एंड सॉकेट, बॉल 4 गुना बड़ी होती है। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई। बस, ये हमारा शोल्डर जॉइंट रहा। ठीक है, इसके बाद हमारा एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट इज अ हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो हिंज टाइप का जॉइंट होता है। हिंज मतलब मैंने बताया था जैसे दरवाजा लगाते हैं ना, एक साइड में हिंज कर रखा है, किसके बीच में होता है, बिटवीन द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड द अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। तो ऊपर से आया ह्यूमरस, ठीक है, और यहाँ रेडियस और अल्ना जुड़ गया आपस। ठीक है, तो ये हमारा रहा एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब आर्टिकुलेशन सरफेस क्या है, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, देखो ह्यूमरस के लोअर एंड में दो टाइप की सरफेस बताई गई थी, आर्टिकुलर सरफेस और नॉन आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस में आते थे कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया। ठीक है, द कोराकोइड प्रोसेस लाइज जस्ट अबव द ट्रोक्लिया एंड द डिजाइन्ड एज अ मैनर दैट द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना फिट इनटू द एक्सट्रीम फ्लेक्शन। सिमिलरली द रेडियस फोसा जस्ट अबव द कैपिटुलम। तो कैपिटुलम जो है हमारा, कैपिटुलम पुली जैसा होता है। ठीक है, उसके नीचे आ गया कौन, रेडियस, रेडियल फोसा। ठीक है, रेडियस हेड। ठीक है, और ट्रोक्लिया जो है, ट्रोक्लिया होता है पुली शेप। ठीक है, तो इसके नीचे आ गया हमारा ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। क्या होना आ गया, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। जैसे ये पुली टाइप बनी ट्रोक्लिया। ठीक है, और ऐसे होता है फर्स्ट एंगल टाइप बना हुआ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, और यहाँ पर आ गई हमारी रेडियस, रेडियल। ठीक है, तो ये हमारा बनता है एल्बो जॉइंट। अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम। तो रेडियस का जो हेड है वो है किससे, कैपिटुलम से कनेक्टेड। ठीक है, अब इसमें ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना किससे है, ट्रोक्लिया से। ठीक है, तो अल्ना में ट्रोक्लियर नोच है वो ट्रोक्लिया से, और रेडियस में जो हेड है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, कैपिटुलम से। ठीक है, अब है लिगामेंट, कौन कौन से लिगामेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट, देखो ये हेड क्या है, राउंड डिस्क क्या है, ये तुमने रेडियस और अल्ना अगर पढ़ी होंगी ना तभी समझ आ रहा होगा। क्योंकि रेडियस जो होती है ना उसके ऊपर ऐसे एक डिस्क बनी होती है, तो ये रेडियस की डिस्क किसके कनेक्टेड हो गई, कैपिटुलम से। अल्ना में क्या होती है, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना बनी हुई होती है इस तरीके से, तो ये किसमें, ट्रोक्लिया में जाके कनेक्टेड हो गई। ठीक है, अब जॉइंट लिगामेंट कौन से हैं, तो सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट, नाम याद रखने इनके, ज्यादा डिटेल में इनको जानना है। Capsular ligament superiorly attached to the lower end of humerus is such a way that the capitulum of the trochlea and radial fossa, coracoid fossa and the olecranon fossa are intracapsular। अब ये क्या थी, ह्यूमरस के लोअर एंड में ये फोसा थी, रेडियल फोसा, कोराकॉइड फोसा, ओलिक्रॉन फोसा, इंट्राकैप्सुलर फोसा। तो ये सारी कनेक्टेड होती हैं किसी कैप्सुलर लिगामेंट से, जो इनको मजबूती दे रहा होता है इस जॉइंट को। ठीक है,
Inferior laterally, it is attached to the annular ligament to the superior radio-ulnar joint. The synovial membrane line the capsule and the fossa named above. तो ये यहाँ पर क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बन रही होती है, जिस कैप्सूल को अभी बताया गया है, मतलब कैप्सुलर लिगामेंट के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये रेडियस का हेड रहा, ये कैपिटुलम से कनेक्टेड हो गया, ये ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, अल्ना से कनेक्टेड हो गई। ठीक है, फिर है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, नाम याद रखने, इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, अपेक्स इज अटैच टू द मीडियन एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियन एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से इसका अटैच अपेक्स जो होता है वो अटैच होता है, एंड इट बेस टू द अल्ना। ठीक है, तो ये एक नाम याद रखना है। उसके बाद है रेडियल कोलेटरल और लेटरल लिगामेंट। ठीक है, तो रेडियल, लेटरल लिगामेंट, अल्नर, कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, फिर है एंटीरियरली रिलेशन, रिलेशन किसे, एंटीरियरली ब्रेकियालिस मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी एंड टेंडम ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, पोस्टीरियरली ट्राइसेप ब्रेकाई, मीडियली अल्नर नर्व, और लिटरली सुपिनेटर एक्सटेंसर कार्पाई। इतने नाम याद नहीं रह पाएंगे, कोई इशू नहीं है, ये वाले याद मत करो, लेकिन ये नाम याद रखना, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, लिगामेंट पूछे जाएंगे बार बार, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, देखो नाम अगर याद रहे तो तुम उसमें लिख भी दोगे कि ये रेडियल से अटैच है, ये वगैरह वगैरह, है ना। और एक ये कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई। ठीक है, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट के आसपास पूरा एनास्टोमोसिस बन रहा होता है। ठीक है, एनास्टोमोसिस मतलब होता है कि आर्टरी जो आ रही है उनका एक जाल बन जाना। ठीक है, नर्व सप्लाई, द जॉइंट रिसीव ब्रांच फ्रॉम द फॉलोइंग नर्व, नर्व कौन कौन सी, अल्नर, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, ठीक है, और मस्कुलो टेंडिनोसस नर्व। तो नर्व सप्लाई में कौन कौन सी, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व और मस्कुलो टेंडिनोसस नर्व। मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन, सबसे पहले फ्लेक्शन मूवमेंट होता है किस किस की हेल्प से, ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियो रेडियालिस। नहीं याद रहेंगे मसल के नाम, कोई बात नहीं, फ्लेक्शन याद रखना। क्या याद रखना, फ्लेक्शन की मूवमेंट कौन सा है, पहला मूवमेंट फ्लेक्शन। ठीक है, देखो इसमें जो शोल्डर जॉइंट था ना, उसमें मूवमेंट बहुत सारे हो रहे थे, बहुत सारे मतलब सारे ही हो रहे थे, सरकमडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन सब, लेकिन इसमें हिंज जॉइंट है ये, तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट है। ठीक है, और कौन सा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कौन कौन करा है, ट्राइसेप ब्रेकाई और एनकॉनियस। ठीक है, अब ये तुम खुद देखो, अपना एल्बो जॉइंट टच करके देखो, तुमको फील होगा कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लेक्शन और बस एक्सटेंशन। तो एल्बो जॉइंट के बस दो ही आपको मूवमेंट याद रखने हैं। इसमें एक पॉइंट है कैरिंग एंगल। ठीक है, कैरिंग एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। कैरिंग एंगल क्या है, transverse axis of the elbow joint is directed medially and downward. Because of this, the extended forearm is not straight line with the arm but make an angle of 13 degree with it. This is known as the carrying angle. Factor responsible for formation of carrying angle as follows. देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो इज डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड, तो जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस है एल्बो का वो मीडियल है और डाउनवर्ड है। बिकॉज ऑफ दिस द एक्सटेंड फोरआर्म इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, तो फोर आर्म जो है हमारा एक्सटेंड वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इनमें एक 13 डिग्री का एक वो बिल्कुल स्ट्रेट होने से 13 डिग्री कम होता है, ये समझ लो। ठीक है, तो जो कम होता है उसी को बोलते हैं कैरिंग एंगल। ठीक है, और कैरिंग एंगल की वजह से ही हम बकेट वगैरह उठा पाते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल क्या है, distension of the elbow joint by the effusion occurs posteriorly because of the hair capsule is big and covered deep fascia in thin aspiration। मतलब यहाँ डिस्टेंशन हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है एल्बो का। ठीक है, सबलक्सेशन हो सकता है, सबलक्सेशन मतलब हेड ऑफ रेडियस अकर्स इन चिल्ड्रन व्हेन फोरआर्म इज सडनली पुल्ड इन प्रोनेशन, मतलब बच्चे को एकदम तुमने पकड़ के उठाया तो उसका सबलक्सेशन मतलब बोन वहां से अलग हो सकती है। द हेड ऑफ द रेडियस स्लिप आउट फ्रॉम द एन्युलर लिगामेंट, मतलब रेडियस का जो हेड है वो एन्युलर लिगामेंट से अलग हो जाएगा। टेनिस एल्बो सुना होगा ये, टेनिस एल्बो अगर इन द टेनिस प्लेयर, पर यहाँ इंडिया में सचिन तेंदुलकर को थी शायद। ठीक है, abrupt pronation with fully extended elbow may lead to pain and tenderness over the lateral epicondyle which give attachment to common extensor origin। मतलब यहाँ क्या होता है, जो हमारा एल्बो का जो पार्ट है, एल्बो का लेटरल एपिकोंडाइल है, वहां पर एकदम एक्सटेंशन की वजह से वहां उभार बन जाता है, उभार बन सकता है, बोल सकते हो पेन का सेंसेशन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। ठीक है, स्टूडेंट्स एल्बो क्या होता है, स्टूडेंट्स एल्बो होता है बच्चे, स्टूडेंट अपने एल्बो को एक ही जगह टिका के रखते हैं तो वहां बर्साइटिस हो सकती है ना, तो उसको बोला जाता है क्या, स्टूडेंट्स एल्बो। इफ्यूजन इनटू द बर्सा, बर्सा में इफ्यूजन हो जाना ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रिनोन प्रोसेस। स्टूडेंट ड्यूरिंग लेक्चर सपोर्ट दैट हेड,
मतलब लेक्चर्स के दौरान वो अपना एक जो एल्बो है वो टिका के रखते हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। फिर है गोल्फर्स एल्बो, ठीक है, तो ये बस नाम याद रख लेंगे। तो ये देखो ये स्टूडेंट एल्बो दिखाया गया, ठीक है, ये टेनिस एल्बो दिखाया गया, ठीक है, तो ये इतना आप याद रखते, ये गोल्फर्स एल्बो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट था और एल्बो जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी थी, ठीक है। तो अपर लिम्ब में हमको इतने ही जॉइंट पढ़ने हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो इस वाली वीडियो में हम जो लोअर लिम्ब के जॉइंट हैं वो सारे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोअर जो लिम्ब है हमारा, उसमें पहला जॉइंट है हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट का है, ये भी एक बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं? जो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसमें फ्री मूवमेंट होता है, ठीक है। अब मेन बात दूसरी आती है, दूसरा इसमें आर्टिकुलेशन सरफेस क्या है। सबसे पहले हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। तो हिप बोन में एक एसिटाबुलम बना हुआ होता है, जिसमें हेड ऑफ फीमर आके ज्वाइंट होता है। हेड ऑफ द फीमर फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ ए स्फेयर। तो हेड जो फीमर का हेड होता है वो एक स्फेयर से ज्यादा कर्वेचर गेन करता है, एंड इज कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट द फोबिया कैपिटिस। अब फोबिया कैपिटिस क्या होता है? तो जो हेड होता है उसमें एक होल होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं फोबिया कैपिटिस, ठीक है। पूरा जो ये स्फेयर है ये कवर्ड होता है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से, एक्सेप्ट दिस पार्ट, ठीक है। द एसिटाबुलम प्रेजेंट ए हॉर्स शू शेप्ड ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस एंड एसिटाबुलर नॉच एंड ए एसिटाबुलर फोसा। द ल्यूनेट सरफेस इज कवर्ड विद कार्टिलेज, so the articular surface on the head of the femur and the acetabulum are reciprocally cut, they are not co-extensive। अब देखो यहाँ दिया है डायग्राम, देखो ये रहा फोबिया कैपिटिस, ठीक है, ये हेड रहा, ठीक है, ये एसिटाबुलम रहा, और ये एसिटाबुलर नोच ऑक्यूपाइड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। और ये जो सरफेस होती है इसमें इसको बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। ल्यूनेट मतलब होता है आधे चांद जैसी सरफेस, है ना। फिर है द हिप जॉइंट इज यूनिक इन हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। मतलब इसमें मोबिलिटी भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, अब स्टेबिलिटी क्यों है? तो ये रीजन है इसके होने का, डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम एंड द नैरोइंग माउथ ऑफ द एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम जो है उसका नैरो माउथ होता है। लेब्रम मतलब जैसे ये इस तरीके, तो लेब्रम का नैरो माउथ है, और ये जो है ये फोसा बहुत बड़ी है। डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम क्या है? बहुत बड़ा है, और नैरो माउथ है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल, लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। नेक ऑफ द फीमर जो है इसकी क्या है, जो ऑब्लिक्विटी है वो अच्छी है, एकदम ऑब्लिक तरीके से, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल जॉइंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए firmly wide range of mobility is possible because of the fact that the femur has a long neck which is narrow than equatorial diameter of head। मतलब ये लॉन्ग नेक जो होती है इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल जॉइंट ही रहता है। अब इसमें लिगामेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लिगामेंट में आता है फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, एसिटाबुलर लेब्रम और ट्रांसफर एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ये आपके 7 जो लिगामेंट दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। अब इनके क्या क्या काम है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच टू द हिप बोन on the acetabular labrum including the transverse acetabular ligament and to bone above and behind the acetabulum and on the femur of the intertrochanteric line in front and 1 centimeter medial to the intertrochanteric crest behind। तो ये क्या बोलता है, जो फाइब्रस कैप्सूल है वो अटैच होता है किस पे? हिप पर, हिप बोन पर, टू द एसिटाबुलर लेब्रम, एसिटाबुलर लेब्रम की हेल्प से। एसिटाबुलर लेब्रम क्या है? एसिटाबुलम में जो इनसाइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एसिटाबुलर लेब्रम, ठीक है। बोन above the behind the acetabulum and femur to the intertrochanteric line in front। मतलब इंटरट्रोकेंटिक लाइन यहाँ पर आगे जो है ग्रेटर ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन जो रही इस पर आगे अटैच हो रहा होता है, ठीक है, इस तरीके। कैप्सूल इज थिक एंड firmly attached, दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन होता है इस पार्ट में। इन द स्टैंडिंग पोस्चर पोस्टीरियो इंफीरियरली द कैप्सूल इज थिन एंड लूजली अटैच्ड टू बोन। मतलब पोस्टीरियो इंफीरियरली कैप्सूल कैसा होता है? थिन होता है और लूजली अटैच्ड टू बोन होता है। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ फाइबर, द आउटर फाइबर और द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ठीक है, एंड द इनर सर्कुलर कॉल्ड जोना ऑर्बिकुलरिस, ठीक है। तो 2 टाइप के फाइबर होते हैं, आउटर एंड इनर। इनर जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, उनको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस।
The longitudinal fiber are best developed anterior superiorly, where many of them are reflected along the neck of the femur to form the retinacula. ठीक है, neck of the femur क्या बनाता है, retinacula बनाता है. ठीक है, blood vessels supplying the head and the neck of the femur travel along this retinacula. तो इस रेटिनाकुला में ही ब्लड वेसल्स रहती हैं जो नेक और हेड को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं. द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल पर कौन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है. इंट्राकैप्सुलर पोर्शन ऑफ नेक ऑफ द फीमर, बोथ सरफेस ऑफ द एसिटाबुलर लेब्रम. ठीक है, द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड फेड एसिटाबुलर फोसा. इट ऑल्सो इन्वेस्ट द राउंड लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. ठीक है, तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर में भी होती हैं. फिर दूसरा हमारा इलियोफीमरल लिगामेंट. ठीक है, इन्वर्टेड बाई शेप लिगामेंट होता है. ठीक है, तो इसमें समझो जोना ऑर्बिकुलरिस. ठीक है, ये रहा साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, एसिटाबुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड. ठीक है, तो इनमें आप मेनली जो हमारे इलियोफीमरल लिगामेंट देखो, ये रहा इलियोफीमरल लिगामेंट. ठीक है, और ये वर्सा और प्यूबोफीमरल लिगामेंट. प्यूबोफीमरल लिगामेंट सपोर्ट द जॉइंट इंफीरियो मीडियली. इट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप. कैसा, ट्राइंगुलर इन शेप. इट इज अटैच टू इलियोप्यूबिक एमिनेंसेस. इलियोप्यूबिक एमिनेंस जहाँ इलियम और प्यूबिक बोन आपस में मिलती हैं उस पार्ट को बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस. The obturator crest and the obturator membrane inferiorly, it merge with anterior inferior part of capsule and with the lower band of the iliofemoral ligament. फिर है ischiofemoral ligament. इनको आपको इन सातों लिगामेंट के नाम याद रखने हैं बस, क्योंकि इतना डिटेल में आप बता तो पाएंगे नहीं एग्जाम में, लिख भी नहीं पाएंगे. तो फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, ischiofemoral ligament, ligament of head of femur, acetabular labrum और ट्रांसफर acetabular ligament. ठीक है, तो ये रहे आपके लिगामेंट. लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, राउंड लिगामेंट इसको बोलते हैं. लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस. हाँ, हेड ऑफ द फीमर फ्लैट एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट. अपेक्स इज अटैच्ड टू द फोबिया कैपाइटिस. ठीक है, ये बताई था मैंने, यहाँ पर होता है ये फोबिया कैपाइटिस से. ठीक है, यहाँ से ये निकलता है लिगामेंट ऑफ हेड. ठीक है, एंड द बेस ऑफ द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड द मार्जिन ऑफ एसिटाबुलर नोच एट मे बी वेरी थिन. ठीक है, एसिटाबुलर लेब्रम. ये सब नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन से लिगामेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो कवर नहीं हो पाएगा. ठीक है, उसके बाद है रिलेशन. तो एंटीरियर रिलेशन क्या है, इलियोप्सोस सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट बाय अ बर्सा, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व. तो ये जो जॉइंट होता है इसमें एंटीरियरली तीन चीजें होती हैं, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व. पोस्टीरियर रिलेशन में जॉइंट फ्रॉम बिलो अपवर्ड इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मसल. टेंडम ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस. एक कौन कौन सी पोस्टीरियर में क्या क्या है, तो पोस्टीरियर में ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस का टेंडम है, कवर्ड बाय क्वाड्रेटस फेमोरिस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, गैमिलाई, पिरिफॉर्मिस, सियाटिक नर्व एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. सुपीरियरली क्या है, सुपीरियरली इसमें होगा rectus femoris, gluteus minimus, gluteus medius, partially by gluteus maximus. Inferior relation में क्या है, lateral fiber of the pectineus and the obturator externus. In addition, there are gracilis, adductor, longus, brevis, magnus और hamstring muscle. अब है blood supply. Hip joint is supplied by the obturator artery. किससे, obturator artery. Two circumflex femoral and two gluteal artery. ठीक है, the medial and the lateral circumflex femoral artery form an arterial circle अराउंड द कैप्सुलर लिगामेंट. ठीक है, तो ब्लड सप्लाई में आपको याद रखना है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ग्लूटियल आर्टरी, बस. ठीक है, नर्व सप्लाई में क्या क्या याद रखना है आपको, फीमोरल नर्व. ठीक है, रेक्टस फेमोरिस, नर्व ऑफ रेक्टस फेमोरिस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व. ठीक है, ये याद रखनी, क्वाड्रेटर फेमोरिस, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. इसके बाद है मूवमेंट. तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन. ठीक है, तो ये हमको मूवमेंट याद रखनी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन. ठीक है, मीडियल, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन. ठीक है, बस मूवमेंट में नाम याद रखने. क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें क्या होती है, कंजेनाइटल डिसलोकेशन इज मोर कॉमन इन हिप देन एनी अदर जॉइंट. तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन होती है. हेड ऑफ द फीमर स्लिप्स अपवर्ड onto the gluteal surface of the ilium because of upper margin of acetabulum is developmentally deficient. This cause get the Trendelenburg test in the positive. अब ये क्या है ये नहीं पता. ठीक है, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट पॉजिटिव मतलब क्या है ये सब छोड़ो, मेन कंजेनाइटल डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है. इसके बाद है नी जॉइंट. ठीक है,
नी जॉइंट क्या है? द नी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिजल्ट इन फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट इन वन। तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है क्योंकि 3 जॉइंट एक ही जगह है। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ लेटरल फीमोरोटिबियल मीडियल फीमोरो ऑर्बिटल। देखो ये मेन एक्सिस रही, ठीक है। लेटरली कौन है? फीमर और टिबिया, ठीक। मीडियली कौन है? फीमियर फीमरो टिबिया, ठीक है। एंड फीमरो पटेलर, और यहाँ पर फीमर और पटेला जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हमको 3 जॉइंट बेसिकली बन रहे हैं, कौन कौन से? लेटरल फीमोरो ऑर्बिट फीमोरो टिबियल, मीडियल फीमोरो टिबियल एंड फीमरो पटेलर, ठीक है। कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट इनकॉर्पोरेटिंग 2 कॉन्डाइलर जॉइंट बिटवीन द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड द टिबिया। तो 2 कॉन्डाइल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, फीमर और टिबिया के बीच में बन रहे होते हैं, ठीक है, फीमर एंड टिबिया। एंड वन सैडल जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। सैडल जॉइंट होता है फीमर और पटेला में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कौन सा है। कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट है किसमें? 2 कॉन्डाइल ऑफ जॉइंट बिटवीन कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड टिबिया। सैडल जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। अब आर्टिकुलेशन सर पे, कॉन्डाइल ऑफ फीमर, पटेला, कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, फीमोरल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट विद टिबियल कॉन्डाइल बिलो द बिहाइंड विद द पटेला। इसमें लिगामेंट कौन कौन से? फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, टिबियल कोलेटरल मीडियल लिगामेंट, फ्यूबुलर कोलेटरल लेटरल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस और ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। तो ये लिगामेंट के आपको बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत बहुत मोर देन इनफ आपको याद हो, ठीक है। देखो यहाँ पटीरियर ये दिखाया गया है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल ये, ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल इधर दिया होगा, ठीक है। लिगामेंट के बस नाम याद रखने, ठीक है। उसके बाद है इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह, ठीक है। ब्लड सप्लाई, द नी जॉइंट इज सप्लाइड बाय एनास्टोमोसिस अराउंड द चीफ सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब एक एनास्टोमोसिस बन रहा है ब्लड वेसल्स का। 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। तो पहले तो पॉप्लिटियल फोसा यहाँ है तो पॉप्लिटियल आर्टरी ही सप्लाई करेगी। डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेक्टिरल सर्कमफेरेक्स फीमोरल आर्टरी, 2 रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फ्यूरल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। नर्व सप्लाई में याद रखना है फीमोरल नर्व, सियाटिक नर्व और ऑप्टिरेटर नर्व, बस, ठीक है। मूवमेंट क्या क्या है? सबसे पहले फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर द चीफ मूवमेंट, ठीक है। दीज टेक प्लेस इन द अपर कंपार्टमेंट ऑफ द जॉइंट अबव द मेनिस्कस। दे डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी हिंज मूवमेंट इन 2 वे। मतलब एक तो होता है हिंज जॉइंट टाइप का एक जॉइंट है, तो एक ऑर्डिनरी हिंज मूवमेंट नहीं होते, इसमें कुछ और भी मूवमेंट दिखते हैं जिनमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन चीफ मूवमेंट है, ठीक है। क्या क्या होते हैं? एक्सटेंशन किसकी हेल्प से होता है? क्वाड्रिसेपस फेमोरिस। लॉकिंग, अनलॉकिंग, फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, बस। तो ये दोनों हमारे जॉइंट रहे, इनमें ज़्यादा हमको याद नहीं रखना। मेन ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ये याद रखनी है। कौन कौन से लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, किस टाइप का जॉइंट है और क्या क्या आर्टिकुलेशन सरफेस है। ये 4-5 चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो आप जॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम लिख पाओगे। थैंक यू सो मच। इसमें एक जॉइंट हमारा अभी रिमेनिंग है जो हम बाद में कवर करेंगे।